हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते के करंट अफेयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप तक लेकर आऊँगा। ये वाला जो वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियाँ इसमें हुई। आप जानते हैं उरी अटैक के बावजूद बहुत सारे डिप्लोमेटिक जो चीज़ें हैं वो इस हफ्ते में हुई। इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उस पर काफ़ी एमसीक्यूज़ हैं इसके अंदर, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज भी हैं जैसे वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे, वर्ल्ड एनिमल डे एट्सेट्रा। तो ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चंस का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है। जनरली मैं 80 से 90 क्वेश्चन कवर करता हूँ एक हफ्ते में, इस बार 133 क्वेश्चन है, 133। और दूसरी बात, IBPS PO में मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए लगभग सारे क्वेश्चन आप तक लेकर आ रहा हूँ, जिससे IBPS PO में एक भी क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा। SBI PO का रिजल्ट आया तो लगभग 45 लोगों के ईमेल और फेसबुक मैसेजेस मुझे मिले, जिसमें उन्होंने स्टडी IQ के खास तौर पे करंट अफेयर्स को अपनी स्ट्रेंथ बताया और उनके एग्जाम करने का एक बड़ा कारण बताया। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज के थे और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ फ्री वीडियोस की मदद से ही एग्जाम क्लियर किया। डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुए और कुछ स्टूडेंट्स के डिस्क्रिप्टिव में 90% से ज़्यादा मार्क्स आए। और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रिजल्ट आया है, उसके अंदर भी हमारे स्टूडेंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है और बहुत सारे लोगों ने रिटन एग्जाम क्लियर किया है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि स्टडी IQ कुछ कंट्रीब्यूशन आपके रिजल्ट में कर रहा है और यही क्वालिटी वी वांट टू मेंटेन। तो हिंदी भाषा में मैं ये वीडियो आप तक लेकर आऊँगा। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको PDF चाहिए तो अब आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.studyiq.in। ये हमारी वेबसाइट है studyiq.in। यहाँ पर आपको हर रोज़ का PDF उपलब्ध होगा, हिंदी भाषा में भी और इंग्लिश में भी। हमारी एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जो हिंदी के अंदर करंट अफेयर देती है। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो हिंदी भाषा में उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये URL आपको टाइप करना होगा, www.facebook.com/gaurav-garg-education। 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं और कई तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। पेन ड्राइव कोर्स IBPS PO और क्लर्क के लिए सबसे ज़्यादा फास्ट सेलिंग है इस वक्त। SSC CHSL के लिए भी लोग इसे खरीद रहे हैं, साथ में स्टेनोग्राफी के लिए, स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है उसके लिए भी लोग खरीद रहे हैं। CDS का पेन ड्राइव हम लॉन्च करेंगे 1 नवंबर को और NDA का पेन ड्राइव हम लॉन्च करेंगे 1 नवंबर को। इसके अलावा जो क्लैट की पेन ड्राइव है ये हम लॉन्च करेंगे 10 नवंबर को। तो क्लैट की पेन ड्राइव में जो लॉ वाला पोर्शन है, लीगल, उसे बनाएंगे मशहूर लॉयर और टीचर आयुष संघी। आयुष संघी जिनका बहुत ज़्यादा नाम है और दिल्ली के जितने भी सबसे बड़े IAS के इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर पढ़ाते हैं आयुष संघी। लॉयर हैं, वकील हैं और लीगल में इनसे अच्छा कौन बना सकता है। तो लीगल का हमारा कंटेंट बनाएंगे आयुष संघी। इसके अलावा इंग्लिश और GK, स्टैटिक GK मैंने कवर किया है और मैथ्स और एप्टीट्यूड कवर किया है आप सबके फेवरेट अभिषेक जैन सर ने। तो होटल मैनेजमेंट BBA की पेन ड्राइव ऑलरेडी उपलब्ध है, इसे आप खरीद सकते हैं। कोई भी पेन ड्राइव अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको ये नंबर डायल करना होगा 9716523859, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com। कल से हम दिवाली का डिस्काउंट चलाएंगे, तो उसके लिए अभिषेक जैन सर एक वीडियो बनाकर डालेंगे जिसमें वो आपको डिटेल में बता देंगे। 1 महीने तक ये डिस्काउंट चलेगा, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो IBPS PO उसके लिए प्री का मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। इसके लिए ज़्यादा डिटेल्स आप हमारे वेबसाइट पर ले सकते हैं studyiq.in। इस बार जो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे है उसका थीम क्या था? देखिए, ट्रांसलेशन डे जो होता है ये हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है, 30 सितंबर को। और ट्रांसलेशन मतलब होता है अनुवाद। और आप जानते हैं जो हमारे बीच में बाधाएं हैं भाषा की वजह से, उसकी वजह से जो आपसी सौहार्द है उसमें कमी आती है। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है, ट्रांसलेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने को और ट्रांसलेशन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करने को। तो इस बार इसका जो थीम था वो था ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग कनेक्टिंग वर्ड्स, यानी आंसर है द्वितीय, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग कनेक्टिंग वर्ड्स। इसमें से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? कोई भी सरकारी अपॉइंटमेंट होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन काफ़ी ऊंचा पद है सरकारी। तो इसका जो नया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन है वो कौन है? इनका नाम है रियाद मैथ्यू। रियाद मैथ्यू। और रियाद मैथ्यू कौन है?
ये एक जनरल है जिसका नाम है मलयाला मनोरमा, उसके डायरेक्टर हैं। द डायरेक्टर ऑफ मलयाला मनोरमा, इनको बनाया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन। और इनसे पहले थे हरमुसजी कामा, हरमुसजी एन कामा। तो एक्स भी याद रखना है और नया भी याद, दोनों रखने हैं। इनमें से किस व्यक्ति को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नया डायरेक्टर बनाया गया है? म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है उसे हम क्यूरेटर भी कहते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नया डायरेक्टर बनाया गया है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर शक्ति सिन्हा को। शक्ति सिन्हा, 2015 से यह पद खाली था और अब इस पे फाइनली डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है, शक्ति सिन्हा। अन्नू रानी, अन्नू रानी बहुत ज्यादा चर्चा में आई। ये इन्होंने 60 मीटर, इनमें से कौन सा थ्रो में इन्होंने 60 मीटर का आंकड़ा छुआ? और ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने इस थ्रो में 60 मीटर का आंकड़ा छुआ। क्या चीज इन्होंने फेंकी 60 मीटर और ये पहली भारतीय थ्रोअर बनी? तो ये इन्होंने मेरठ के अंदर जो चैंपियनशिप हुई इसमें अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये पहली वुमेन है भारत की जिन्होंने 60 मीटर फेंका। ये फेंकती हैं जेवलिन। सो आंसर है जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो फेंकती हैं अन्नू रानी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जेवलिन थ्रो से एसोसिएटेड कौन से खिलाड़ी हैं या अन्नू रानी का संबंध कौन से खेल से है। हर तरह के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। ये जो इन्होंने फेंका, ये फेंका 56वें ओपन नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के अंदर हुई 56th ओपन नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो अपने आप में एक सवाल है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भारत में टॉप किया है? विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट? एंडेमिक का मतलब होता है जो उसी एक जगह पर होते हैं, वो वाले फ्लावरिंग प्लांट्स, वो वाले फूल। इसके ये सर्वे करवाया बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और इस सर्वे का नाम था एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो टॉप किया वो किया तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के अंदर 410 प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं किसकी? एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट्स की। और दूसरा नंबर आया केरल का। केरल में 357। तमिलनाडु आप जानते हैं ये ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा है और केरला वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। इनमें से इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है, इलेक्ट किया गया है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का प्रेसिडेंट ये होंगे सोमेश शर्मा। सोमेश शर्मा जिनका संबंध है राष्ट्रदूत साप्ताहिक से। राष्ट्रदूत नाम के साप्ताहिक से ये जुड़े हुए हैं और ये होंगे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी कौन से राज्य के अंदर आभानेरी नाम का त्योहार मनाना शुरू किया गया? आभानेरी कौन से राज्य का त्योहार है? कौन से राज्य में मनाना शुरू किया गया? राजस्थान के अंदर आभानेरी एक गांव है। इट इज़ अ नेम ऑफ अ विलेज और ये जो गांव है ये है राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जिले का नाम है दौसा। ये शुरू किया गया 1 अक्टूबर से मनाना और ये तो आंसर है राजस्थान। और ये शुरू क्यों किया गया? जिससे रूरल टूरिज्म यानी जो ग्रामीण पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया। 2 दिवसीय फेस्टिवल ये शुरू किया गया जिसमें जो कठपुतली डांस है, जो बहरूपिया का जो शो होता है, इस तरह की गतिविधियां अंडरटेक की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस बूढ़े लोगों के लिए, ओल्डर पर्सन्स के लिए। इसमें जो बूढ़े लोग हैं उनके खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, उनके जो डिजीज़ हैं, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन हर साल मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। याद रखिए, अपने आप में भी ये क्वेश्चन है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, कम से कम 30% क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं होता जो मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जो भी मैं बताऊँ आप एक साथ में कोशिश करिए एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठने की और वो चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था टेक अ स्टैंड अगेंस्ट एजिज्म। इसका मतलब जो बुढ़ापा है उसके खिलाफ एक स्टैंड लीजिए, यानी बुढ़ापे को पीछे हटाइए। टेक अ स्टैंड अगेंस्ट एजिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही ताकतवर टाइफून है। वैसे आप जानते हैं कि जो चक्रवात होता है, साइक्लोन, उसे एशिया के कुछ जगह जैसे चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ पर बोलते हैं टाइफून। तो एक बहुत ही ताकतवर चक्रवात जिसका नाम है छाबा,
छाबा नाम का टाइफून, इसका संबंध कौन से देश से है? इस देश में वैसे अर्थक्वेक बहुत आते हैं क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर पड़ता है। प्रशांत महासागर की जो रिंग ऑफ फायर है उसके अंदर ये देश पड़ता है, इसलिए भूकंप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। इस देश का नाम है जापान। तो टाइफून छाबा का संबंध है जापान से। इस जो तूफान की जो तीव्रता है वो है 290 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। तो आंसर है जापान। इनमें से भारतीय मूल के कौन से अमेरिकी प्रोफेसर हैं जिन्हें 2016 क्लास ऑफ द जर्जर फ्यूचर लीडर्स ऑफ ऑडियोलॉजी बाय द अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी इन्हें नेम किया गया है? जर्जर फ्यूचर लीडर ऑफ ऑडियोलॉजी, ये फ्यूचर लीडर किस भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर को डिक्लेयर किया? अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी यानी AAA ने। इनका नाम है डॉक्टर विनय मंचैया। डॉक्टर विनय मंचैया ये है भारतीय मूल के प्रोफेसर, लमार यूनिवर्सिटी टेक्सास के अंदर। इनमें से किस व्यक्ति को 21वें लॉ कमीशन का फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है? ये क्वेश्चन एक शॉर्ट आपको मिलेगा आने वाले हर एग्जाम में, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वें लॉ कमीशन का फुल टाइम मेंबर किसे नियुक्त किया गया है? ये है प्रोफेसर, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के अंदर। इनका नाम है प्रोफेसर शिव कुमार, प्रोफेसर S शिव कुमार। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 साल के लिए इन्हें फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? यानी दुनिया में जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए जो दिवस होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ये कब मनाया जाता है? WHO कहता है कि वेजिटेरियन होना हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो उतने ही ग्राम अगर कोई पशु पालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है कि हम वेजिटेरियन हों। तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को। इनमें से किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने, आप जानते हैं फॉर्मूला 1 जो बहुत मशहूर गाड़ियों की रेस होती है, तो 2016 का मलेशियन ग्रॉ प्री किसने जीता है? मलेशियन ग्रॉ प्री किसने जीता है? ये मलेशिया के अंदर हुआ। ऑस्ट्रेलिया के रेसिंग ड्राइवर हैं जो रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जो रेड बुल की गाड़ी चलाता है? जो फेलिप मासा हैं, ये तो अभी रिटायर हो गए हैं, तो ये तो गाड़ी नहीं चलाएंगे। फेलिप मासा अभी रिटायर हो गए हैं। निको रॉसबर्ग और लुइस हैमिल्टन दोनों चलाते हैं मर्सिडीज की गाड़ी। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं, निको रॉसबर्ग जर्मनी के हैं। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ डैनियल रिकियार्डो। डैनियल रिकियार्डो चलाते हैं रेड बुल की गाड़ी और इनकी नेशनलिटी है ऑस्ट्रेलिया। दोनों ही चीजें याद रखनी है। वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? जानवरों के से संबंधित जो इश्यूज हैं वो इसमें डिस्कस किए जाते हैं और उनके जानवरों के रिलेटेड जागरूकता फैलाई जाती है। इसे हर साल मनाया जाता है। इनफैक्ट इसे मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को। इनमें से कौन सा ऐसा पहला राज्य है बना जिसने केरोसिन से रिलेटेड जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है हस्तांतरित लाभ। जैसे आपने एक पहल स्कीम पढ़ी होगी, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। ये किसके लिए थी पहल स्कीम? ये थी LPG सिलेंडर के लिए। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई क्योंकि इसमें जो लोग बिना वजह सब्सिडी खा रहे थे उसमें कटौती आई, भारी कटौती आई और सरकार को काफ़ी फायदा हुआ। पहल ने इनफैक्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। अब पहल जैसे स्कीम LPG के लिए थी, बिल्कुल वैसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम यानी प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम केरोसिन के लिए भी स्टार्ट की गई है। और इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है झारखंड। झारखंड। और झारखंड ही पहला राज्य है जिसने उदय स्कीम को अपनाया, यानी उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, जिसको बोलते हैं उदय। जो बिजली जो वितरण कंपनियां हैं यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनमें नई जान डालने के लिए शुरू की गई थी उदय स्कीम। इसको अपनाने वाला पहला राज्य था झारखंड और DBT केरोसिन को अपनाने वाला भी पहला राज्य है झारखंड। ब्रिक्स ट्रेड फेयर यानी जो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का व्यापार मेला अभी अभी भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? व्यापार मेला, आप जानते हैं कि जो भारत का सबसे फेमस व्यापार मेला होता है 14 नवंबर से शुरू होता है प्रगति मैदान में, और ये वाला भी हुआ प्रगति मैदान में। तो आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 12 से 14 अक्टूबर को ये होगा। भारतीय मूल के वो कौन से व्यक्तित्व हैं जिन्हें 2016 का गूगल साइंस फेयर अवार्ड मिला है? 2016 का गूगल साइंस फेयर अवार्ड भारतीय मूल के किस व्यक्ति को मिला है अपने विज्ञान में कंट्रीब्यूशन के लिए? ये अवार्ड मिला किएरा निर्गिन को। किएरा निर्गिन हालांकि भारतीय मूल की हैं लेकिन ये रहती हैं अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में ये रहती हैं और इनको $50,000 का प्राइज भी मिला। सो आंसर इज किएरा निर्गिन।
इनमें से किस व्यक्ति को केरल राज्य के हरित केरलम का मतलब होता है ग्रीन केरला प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये बहुत ही मशहूर एक सिंगर है, इनका नाम है डॉक्टर के.जे. येसुदास। डॉक्टर के.जे. येसुदास होंगे हरिता केरलम के ब्रांड एम्बेसडर। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस साल के जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है उन सबका, उस वीडियो को देखना आप ना भूलें, उससे आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आईआईटी, जैसे मानो आईआईटी की बाढ़ सी लग गई हो भारत के अंदर, और एनआईटी की भी, आईआईटी और एनआईटी बहुत ज़्यादा हो गया इनका नंबर। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस साल 6 राउंड हो चुके हैं काउंसलिंग के, उसके बाद भी 3000 सीट खाली पड़ी हैं आईआईटी और एनआईटी में मिलाकर। यानी स्टूडेंट्स इतनी सीट्स वैकेंट क्यों रख रहे हैं, स्टूडेंट्स आईआईटी और एनआईटीज़ को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर इसको स्टडी करने के लिए, इस मुद्दे पे विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का नाम क्या है? इस कमेटी का नाम क्या है जिसमें 3 मेंबर होंगे जो स्टडी करेंगे कि भारत के आईआईटी और एनआईटी में बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, सीट्स खाली पड़ी हैं। इस कमेटी का नाम है पार्था प्रतिम चक्रवर्ती कमेटी, यानी पीपी चक्रवर्ती कमेटी। पीपी चक्रवर्ती कमेटी। टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी जो है ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी एजुकेशन से रिलेटेड है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। एक बात और याद रखिए, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी के ऊपर एक बहुत स्पेशल वीडियो हमने बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। इनमें से किस व्यक्ति को 2016 के लिए जॉन एफ रिचर्ड प्राइज देकर सम्मानित किया गया है? जॉन एफ रिचर्ड प्राइज। इन्होंने एक किताब लिखी है अभी अभी जिसका नाम है अशोका इन एंशिएंट इंडिया, यानी जो भारत के सम्राट थे, सम्राट अशोक, मौर्य वंश के सम्राट थे, इनके ऊपर लिखी है अशोका इन एंशिएंट इंडिया। इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया जॉन एफ रिचर्ड्स प्राइज, और इनका प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर नयन जोत लाहिरी। सो आंसर है नयन जोत लाहिरी। 2016 का वर्ल्ड टीचर्स डे, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, वर्ल्ड टीचर डे, मैं इंडिया में टीचर डे की बात नहीं कर रहा हूं। भारत में हम टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को, लेकिन पूरी दुनिया में हम टीचर डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को। तो अगर क्वेश्चन आए नेशनल टीचर डे, आंसर है 5 सितंबर, क्योंकि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, हमारे जो दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका जन्मदिन हम मनाते हैं 5 सितंबर को, लेकिन वर्ल्ड टीचर डे हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को। तो दोनों में फर्क है। और सवाल यह है कि वर्ल्ड टीचर डे का इस बार थीम क्या था? वर्ल्ड टीचर डे का थीम क्या था? वर्ल्ड टीचर डे का थीम ये था कि जो हमारे टीचर हैं हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए और उनका जो स्टेटस है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि वैल्यूइंग टीचर्स, इंप्रूविंग देयर स्टेटस। हमारी जो केंद्र सरकार की या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान से सुनिए, हमारी कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल यानी पीडीएमसी का गठन किया है? डीईबीटी मतलब उधार, डेट, इसे में बी जो है इसको प्रोनाउंस नहीं करते तो लिखते हैं डेब्ट, लेकिन प्रोनाउंस करते हैं डेट। तो पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल किसने बनाया है? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? ये बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसका गठन इसलिए किया गया है जिससे भारत के अंदर जो कैश से संबंधित बोरोइंग्स हैं उन्हें ठीक किया जा सके, उन पे बेहतर पॉलिसीज बनाई जा सके। तो जो पीडीएमसी है, ये जो आरबीआई का ऑफिस है दिल्ली के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दिल्ली ऑफिस, उसी के अंदर अभी काम करेगी, बाद में इसकी अलग बिल्डिंग बना दी जाएगी। इनमें से भारत के कौन से माउंटेनियर यानी पर्वतारोही हैं जिन्होंने अभी अभी चो ओयू नाम का पहाड़ चढ़ा है? भारत के कौन से पर्वतारोही हैं जिन्होंने अभी अभी चो ओयू नाम का पहाड़ चढ़ा है? चो ओयू नाम का पहाड़ चढ़ा है, सिर्फ 23 साल के माउंटेनर हैं, इनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि चो ओयू दुनिया का 6ठा सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8188 मीटर। ये जो पहाड़ है ये चाइना और तिब्बत के बॉर्डर पर पड़ता है। सो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। इनमें से यूनाइटेड नेशंस का अगला सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी कौन थे? अभी थे बन की मून, दक्षिण कोरिया के बन की मून थे यूनाइटेड नेशंस के हेड चीफ या सेक्रेटरी जनरल बोल सकते हैं आप इन्हें। लेकिन अब कौन होंगे? अब होंगे एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री। सो एंटोनियो गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें चीफ बनेंगे 2017 के अंदर, ये अनाउंसमेंट अभी अभी हुआ है।
और ये रिप्लेस करेंगे बन की मून को। बन की मून से पहले कौन था? कोफी अन्नान। तो बन की मून से पहले थे कोफी अन्नान। 2016 का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इनमें से भारत के कौन से शहर में अभी अभी आयोजित किया गया? 5 अक्टूबर को ये शुरू हुआ, 4 दिन तक चला भारत के अंदर वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट। इसका उद्घाटन किया खुद हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। ये ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली के अंदर और इसको ऑर्गेनाइज किया टेरी ने। टेरी की फुल फॉर्म आपको कमेंट्स में लिखनी है। आज का पहला क्वेश्चन याद रखिए, मैं वीडियो के समय आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, 5 से 6, उनके जवाब अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं तो इससे आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। टेरी की फुल फॉर्म आपको कमेंट्स के अंदर लिखनी है। और जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, इसका थीम था बियॉन्ड 2015 पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। 2015 के आगे लोग, ग्रह और उत्थान, पीपल, प्रोग्रेस, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। इनमें से कौन सी मशहूर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसने हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है? 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे अगले साल उनको रिलेटेड। कई सारे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे गोवा है, तो कई सारे हमारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अभी चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब में भी होने वाले हैं। तो टोटल 5 राज्य हैं जिनमें अगले साल चुनाव होंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने कोलैबोरेशन किया है? ये वेबसाइट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद करेगी वोटिंग में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी जो हमारे सिटीज़न हैं, हमारे नागरिक हैं, उन्हें वोटिंग करने के लिए एनकरेज करेगी। इसका नाम क्या है? इस वेबसाइट का नाम है फेसबुक। सो आंसर है फेसबुक। फेसबुक से रिलेटेड 2 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। पहला, फेसबुक कौन से देश की कंपनी है? तो ये है अमेरिका की कंपनी, यूएसए। दूसरा सवाल फेसबुक से रिलेटेड पूछा जाता है कि फेसबुक के सीईओ कौन है? तो इनका नाम है मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग। और मार्क जकरबर्ग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो ये, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बीमारियों से लड़ने के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपया दान में दिया है? मार्क जकरबर्ग और इनकी पत्नी चाइना की हैं जिनका नाम है प्रिसिला चैन। ये सवाल भी आएगा कि मार्क जकरबर्ग की पत्नी का नाम क्या है? प्रिसिला चैन। और प्रिसिला चैन और मार्क जकरबर्ग की मिलके एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या आप उसको कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है, जिसको बोलते हैं चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव। अगर हम दोनों का उपनाम ले लें, सरनेम ले लें, चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव, इसको डोनेट किए हैं 22,000 करोड़ रुपए। एक सवाल हो रहा है, फेसबुक का सीईओ तो मार्क जकरबर्ग है, लेकिन फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO कौन है? सीईओ हैं एक महिला जिनका नाम है शेरिल सैंडबर्ग, जो दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक है, शेरिल सैंडबर्ग। इनमें से कौन से देश ने पूर्व नेस्कॉम के चेयरमैन जिनका नाम है BVR मोहन रेड्डी, उन्हें ऑनरेरी कंसल चुना है हैदराबाद में अभी अभी? कौन से देश ने ऑनरेरी कंसल चुना है पूर्व नेस्कॉम के चेयरमैन BVR मोहन रेड्डी को? ये देश है जर्मनी। ये देश है जर्मनी। और ये एक एम्बेसडर की भांति, हालांकि एम्बेसडर नहीं है, लेकिन उनकी तरह जर्मनी और भारत के बीच में इकोनॉमिक टाइज, अर्थव्यवस्था से संबंधी चीज़ों को मजबूत करने में मदद करेंगे। अभी अभी अंडर 16 वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप हुई रशिया के अंदर। शतरंज की प्रतियोगिता हुई 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए। ये किसने जीती है? ये एक भारतीय लड़की ने जीती है। ये लड़की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडिजी है। इसका नाम है आकांक्षा हगावने। आकांक्षा हगावने। केंद्र सरकार ने अभी अभी एक मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, जहां पे जो मेडिकल फील्ड है उससे रिलेटेड डिवाइसेस बनेंगे, उपकरण बनेंगे, ये इसको बोलते हैं शॉर्ट में मेडी पार्क, इसके बनाने की घोषणा करी। ये बनेगा तमिलनाडु के अंदर। आपको बताना है तमिलनाडु के अंदर ये कहां पे बनेगा। तमिलनाडु के अंदर ये कहां पे बनेगा? तमिलनाडु के अंदर ये चेन्नई के पास एक जगह है जिसका नाम है चंगलपट्टू। तो ये बनेगा चंगलपट्टू में। 330 एकड़ की जमीन पे ये बनेगा, चंगलपट्टू में। इनमें से किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकेडमी फेलो, अकेडमी रत्न सम्मान मिला? और ये सम्मान इन्हें खुद दिया प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने हाथों से ये पुरस्कार दिया, संगीत नाटक अकेडमी फेलो यानी अकेडमी रत्न का अवार्ड दिया। ये किसको मिला? किस मशहूर संगीतकार को ये मिला? ये मिला म्यूज़िक, डांस, ड्रामा के लिए जो ये अवार्ड है नेशनल म्यूज़िक अकेडमी द्वारा नई दिल्ली के अंदर। और इस बार ये अवार्ड मिला श्री CV चंद्रशेखर को। श्री CV
चंद्रशेखर। ये बहुत ही एक प्रेस्टिजियस ऑनर है और बहुत ही रेयर ऑनर है जो ये दिया गया जाता है। इनमें से अभी अभी एक गोल्फ का टूर्नामेंट है जो एक भारतीय ने जीता है। इसका नाम है गोल्फ टूर्नामेंट का शिनहन डोंगे ओपन। मैं रिपीट करता हूं, शिनहन डोंगे ओपन 2 अक्टूबर को जीता। भारत के किस खिलाड़ी ने ये जीत लिया? और ये टूर्नामेंट कहां पर हुआ था? ये हुआ दक्षिण कोरिया के अंदर। इसको जीता गगनजीत भुल्लर ने। गगनजीत भुल्लर। कावेरी नदी से रिलेटेड एक कमेटी बनी है, कावेरी बेसिन को जो एग्जामिन करेगी। तो ये नदी आप जानते हैं 2 राज्यों के बीच में कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु जाती है। तो तमिलनाडु कर्नाटक पर यह आरोप लगाता है कि कर्नाटक इसका पानी रोक लेता है और तमिलनाडु को नहीं देता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कर्नाटक को कि पानी तमिलनाडु को दे, और कर्नाटक की सरकार ने इसका सम्मान भी रखा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का और पानी रिलीज किया है। लेकिन ये विवाद 50 साल से ज़्यादा पुराना है। कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्य हैं जो कावेरी के लिए लड़ते हैं। कावेरी को हम बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा, यानी गंगा ऑफ साउथ। गंगा ऑफ साउथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि दक्षिण भारत में 4 मुख्य नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। याद रखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। उसमें कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें पूरे साल पानी रहता है। इस नदी में पानी बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा, यानी गंगा ऑफ द साउथ। तो इसके लिए जो कावेरी बेसिन के लिए इसको स्टडी करने के लिए जो कमेटी बनी है उसका नाम क्या है? ये कमेटी, इसके चेयरमैन हैं मिस्टर GS झा। और GS झा कौन है? GS झा चेयरमैन है CWC के, यानी सेंट्रल वाटर कमीशन के। सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन GS झा की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। इस कमेटी का नाम है GS झा कमेटी। ये कावेरी बेसिन को स्टडी करेगी और दोनों राज्यों के बीच में इसको सुलझाने के लिए कई सारे सुझाव देगी। अगला सवाल, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर, इसीलिए बेंगलोर को स्पेस सिटी भी बोलते हैं। तो इसरो के पूर्व चेयरमैन वो कौन हैं जिन्हें इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन यानी IAF, याद रखिए यहाँ पे IAF इंडियन एयरफोर्स नहीं है, यहाँ पर IAF है इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन। इन्होंने हॉल ऑफ फेम में इनका नाम शुमार करके इन्हें सम्मानित किया है। तो इसरो के ये पूर्व चेयरमैन कौन है? इनका नाम है उडुपी रामचंद्र राव, यानी UR राव। UR राव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30 सितंबर को इन्हें यह सम्मान दिया गया। और जो इसरो के करंट चेयरमैन है उनका नाम है AS किरण कुमार। इनमें से कौन सा देश है जो दुनिया का पहला देश बना जिसने जो प्लास्टिक से बने हुए कप और प्लेट है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप और प्लेट, इनको बैन कर दिया है? डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप और प्लेट बैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? ये समय की मांग है और भारत को भी ऐसा करना चाहिए। ये देश है फ्रांस। फ्रांस। इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने एक सेल्फी पे ऐप निकाली है जिसका नाम है आइडेंटिटी चेक? तो बेसिकली मैं बता देता हूं ये काम कैसे करेगी। जैसे आप फोन के अंदर सेल्फी लेते हैं, इस ऐप को लॉन्च करिए, उसमें जो लॉगिन होगा वो आपका जो फेस है वो पहचान लेगा। तो आपको एक तरह से अपनी सेल्फी लेनी है और वो आपका फेस पहचान लेगा, वही आपका एक तरह से लॉगिन पासवर्ड होगा। तो ये ऐप है, ये काफ़ी सिक्योर है क्योंकि आपका जो फेस है वो आपका ही रहेगा, कोई और लॉगिन नहीं कर सकता। और इस ऐप का नाम रखा गया है आइडेंटिटी चेक, यानी कि ये बायोमेट्रिक्स के सिद्धांत पर ये ऐप काम करेगी। और इस ऐप को निकाला है मास्टर कार्ड ने। यस, द आंसर इज मास्टर कार्ड। ये ऐप पूरे यूरोप के अंदर 2017 में काम करना शुरू कर देगी। इटली की मोटरसाइकिल की कंपनी है, आप जानते ही हैं, डुकाटी। डुकाटी और भी बहुत सारी दुनिया की मशहूर मोटरसाइकिल की कंपनियां हैं। इटली की मशहूर मोटरसाइकिल की कंपनी जिसका नाम है डुकाटी, इसने एक भारत के बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिससे अगर कोई पर्सन ये बाइक खरीदना चाहता है तो उसे आसानी से लोन अवेलेबल हो सके रिटेल फाइनेंस के लिए। भारत के कौन से बैंक के साथ इटली की मशहूर मोटरसाइकिल कंपनी डुकाटी ने एक एग्रीमेंट किया है? ये किया है येस बैंक के साथ। प्राइवेट बैंक है येस बैंक। इंटरपोल और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एंटी डोपिंग एजेंसी का मतलब होता है जो ये चेक करती है कि खिलाड़ी ने कहीं कोई ड्रग तो नहीं ले लिए अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, या कोई प्रतिबंधित दवाओं का सेवन तो नहीं कर लिया, उसको बोलते हैं डोपिंग करना। उसको प्रिवेंट करती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है कनाडा की राजधानी, कनाडा में मॉन्ट्रियल में।
कनाडा का एक इंपॉर्टेंट शहर है मॉन्ट्रियल, हालांकि कनाडा की राजधानी है ओटावा। तो मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। इंटरपोल और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने खिलाड़ियों को पकड़ने के लिए, जो खिलाड़ी ड्रग्स लेते हैं, एक प्रोजेक्ट निकाला है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये प्रोजेक्ट उन खिलाड़ियों को भी पकड़ेगा जो दवाएं लेते हैं, प्रतिबंधित दवाएं, और खेल को साफ करेगा, यानी उसमें जो ड्रग्स का यूज़ है उसे कम करेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है? इस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने रखा है प्रोजेक्ट एनर्जिया। सो आंसर है प्रोजेक्ट एनर्जिया। दुनिया का सबसे बड़ा गुब्बारों का त्यौहार कौन से देश में मनाया जा रहा है? मैं रिपीट करता हूँ, ये 9 दिन तक चलेगा और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर जो बहुत ही बड़े बड़े गर्म गुब्बारे जो ऊपर की तरफ उड़ते हैं वो छोड़े जाते हैं, और ये फेस्टिवल होता है न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। याद रखिए, मैं मैक्सिको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ न्यू मैक्सिको, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। सो ये 45वां फेस्टिवल है ऐसा। इसको बोलते हैं अल बुकरेक इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल। अल बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल। इनमें से कौन से राज्य ने, ध्यान से सुनिए सवाल, इनमें से कौन से राज्य ने अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसे अमृत योजना कहते हैं, यानी कि जो हमारे शहर हैं, ये योजना सिर्फ शहरों के लिए है, गांव के लिए नहीं है। हमारे शहरों का नवीनीकरण करना चाहिए, उनको नूतन बनाना चाहिए, नया बनाना चाहिए, उनका नवीनीकरण करना चाहिए, आधुनिकरण करना चाहिए। इसके लिए शुरू की गई अमृत योजना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना को लागू करने के लिए सबसे अच्छा राज्य का अवार्ड किसे मिला, यानी इनमें से किस राज्य ने टॉप किया है अर्बन रिफॉर्म्स के अंदर? अटल मिशन की जो योजना है, ये अमृत योजना है 2015 के लिए, किस राज्य ने टॉप किया है? ये राज्य है, ये आपको याद रखना है, ये राज्य है तमिलनाडु। और इस योजना के बारे में आप डिटेल में हमारा एक वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने बहुत पहले बनाया था अमृत के ऊपर। इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जो दुनिया के अंदर भारत के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे टफ रेस होती है, दुनिया की सबसे मुश्किल रेस होती है, वो पूरी करी है? इस रेस का नाम है द स्पार्टाथलन। द स्पार्टाथलन नाम की रेस को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? दुनिया की सबसे ज़्यादा जो टफ रेस है वो होती है। इसके अंदर जो खिलाड़ी है वो लगभग 250 किलोमीटर भागता है, और इन्होंने 250 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस ट्रेवल किया 33 घंटों के अंदर। 33 घंटों के अंदर। तो स्पार्टाथन जो ये रेस होती है हर साल होती है ग्रीस के अंदर, यूनान के अंदर, एथेंस और स्पार्टा के बीच में। स्पार्टा नाम का एक जगह है ग्रीस में, एथेंस ग्रीस की राजधानी है, एथेंस से स्पार्टा तक होती है ये रेस। और इसमें 50% खिलाड़ी ऐसे हैं जो बीच में ही रेस छोड़ देते हैं, इतनी मुश्किल होती है। 250 किलोमीटर दौड़ना हर खिलाड़ी के बस की नहीं है, लेकिन बेंगलोर के एक खिलाड़ी ने ये पूरी करी है। इनका नाम है किरण डिसूजा। कहाँ के हैं ये हैं बेंगलोर के। इनमें से मिसिज इंडिया अर्थ का खिताब किसने जीता है? मिसिज, ध्यान से देखिए, मिसिज इंडिया है, मिस इंडिया नहीं है। मिसिज इंडिया अर्थ ये शादीशुदा महिलाओं के लिए होती है, और इसका खिताब जीता 29 साल की परिणीत गरेवाल ने। परिणीत गरेवाल पुणे की हैं ये, इन्होंने जीता मिसिज इंडिया 2016। अगला सवाल, इनमें से कौन से देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर, उसके जो अवशेष हैं, फुटप्रिंट हैं, वो खोज निकाले? और ये जो अवशेष हैं ये इतने बड़े हैं कि एक जो वयस्क आदमी होता है पूरा, उसके साइज जितने बड़े हैं ये। कौन सी दुनिया के साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, जो अनुसंधान करते हैं, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर का अवशेष खोज निकाला है? 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, मंगोलिया, वेनेजुएला और बुरुंडी। ये साइंटिस्ट हैं मंगोलिया देश के। मंगोलिया आप जानते ही हैं, मंगोलिया रशिया और चाइना के बीच में पड़ता है मंगोलिया। यहाँ पे एक बहुत फेमस डेजर्ट भी है, मरुस्थल जिसे बोलते हैं गोबी, ठंडा मरुस्थल है ये गोबी। इनमें से कौन से देश के प्रधानमंत्री अभी अभी इंडिया आए 5 दिन के लिए, 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, और बहुत सारे एग्रीमेंट इस देश के साथ साइन हुए? ये है सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है जो भारत अभी अभी आए? इनका नाम आपसे जरूर पूछा जाएगा। इनका नाम है ली सिएन लुंग। और आप जानते हैं सिंगापुर इज़ वन ऑफ द कंट्री जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं।
तो ये आपको याद रखनी है सब चीज़ें। ली सिएन लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत आए 3 से 7 अक्टूबर को। सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया है, यानी उन्हें जो बाध्य थी, वो जो उनका बाध्य वाला कानून था वो हटा दिया है, उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया है, बरी कर दिया है, एक तरह से मुक्त कर दिया है एक ओपन ऑफर देने से पब्लिक शेयर होल्डर को। कौन से बैंक के लिए? सेंट्रल बैंक को, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे एक बैंक को पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए ओपन ऑफर देना था, लेकिन सेबी ने उसे एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो ये किस बैंक की बात हो रही है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक के लिए ये किया है, आईओबी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। और आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ये कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए किया गया। पब्लिक सेक्टर लेंडर, गवर्नमेंट का जो स्टेक है आईओबी में उसे इंक्रीज़ किया जाएगा 5% से ज़्यादा। सो ये आपको याद रखना है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी पाकिस्तान में जो न्यूज़ चैनल को रेगुलेट करता है, उन्होंने कौन से देश के न्यूज़ चैनल हैं जिन्हें 1 अक्टूबर से बैन करने का अनाउंसमेंट दिया? यानी कौन से देश के न्यूज़ चैनल हैं पाकिस्तान में जो बैन कर दिए जाएंगे? ये हैं भारत के चैनल्स। तो ये डिसीज़न लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं आप जानते हैं बहुत ही ख़राब हैं, और इंडिया के चैनल पाकिस्तान में 1 अक्टूबर से बैन कर दिए गए। 1 अक्टूबर को चाइना ने इनमें से कौन सी नदी की सहायक नदी का पानी सारा एक डैम बनाकर, बांध बनाकर रोक लिया? और चाइना इतना ही नहीं, चाइना दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना रहा है। इस ट्रिब्यूटरी को, इस सहायक नदी को पूरा ही रोक लिया। कौन सी नदी की सहायक नदी थी? ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कैलाश मानसरोवर के पास से चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और इसका जो नाम है वो है तोसांगपो, जिसे तिब्बत की भाषा में कहें तो द प्यूरीफायर बोलते हैं। फिर ये नदी भारत आती है, अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर बांग्लादेश जाती है, जहाँ ये गंगा से मिलती है। बांग्लादेश में इसे जमुना बोलते हैं। इस नदी के बहुत सारे नाम हैं, और गंगा का जो नाम बांग्लादेश में है वो है पद्मा। तो पद्मा और जमुना मिलकर बनाती है मेघना नदी, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राजा के, हिंदू राजा के जन्म दिवस की बधाई पूरे देश को दी? ये राजा बहुत इंपॉर्टेंट, इनके नाम पे एक समाज भी है जिसे अग्रवाल समाज कहते हैं। इनका नाम है महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन। तो इनका जो जन्म दिवस था वो था 1 अक्टूबर को, और इनके जन्म दिवस की बधाई नरेंद्र मोदी जी ने दी 1 अक्टूबर को। तो ये आपको याद रखना है। और जो हिंदू कैलेंडर है उसके अश्विन महीने के चौथे दिन इनका बर्थडे होता है। सो आंसर है महाराजा अग्रसेन। 1 अक्टूबर को इनमें से कौन सा तूफान, जिसे कैटेगरी 5 स्टॉर्म बोलते हैं, इतना ज़्यादा ताकतवर तूफान साउथ कैरेबिया में आया, यानी प्रशांत महासागर की तरफ से आया और अटलांटिक महासागर की तरफ से गया। इस तूफान की जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट 2007 के बाद पिछले 9 सालों में इतना बड़ा तूफान नहीं आया है, इतना बड़ा चक्रवात नहीं आया है, हरिकेन नहीं आया है। इसका नाम है हरिकेन मैथ्यू। ये सवाल जरूर आएगा। ये भी आ सकता है कि हरिकेन मैथ्यू कौन कौन से देशों में आया? तो ये जो वेस्टर्न तट है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे आया है। इससे क्यूबा, कोलंबिया, ये सब देश अफेक्ट हुए। इनमें से उस ब्रिगेडियर का क्या नाम है जिसे शिफ्ट कर दिया गया नॉर्दर्न कमांड एट उधमपुर उरी अटैक के बाद? 18 सितंबर को जो उरी अटैक हुए थे इंडियन आर्मी ने, उसके बाद इनमें से कौन से ब्रिगेडियर को नॉर्दर्न कमांड एट उधमपुर शिफ्ट कर दिया? इन ब्रिगेडियर का नाम है ब्रिगेडियर के सोमाशंकर। के सोमाशंकर। इनमें से कौन से राज्य के हाई कोर्ट ने अल्कोहल को, जो शराब पे बंदी लगाई थी इस राज्य ने, उसको स्क्रैप कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था? वो बात अलग है कि फिर इन्होंने अपना जो ये डिसीजन था वो रिवर्स कर दिया, और इसके बाद दोबारा इस राज्य के अंदर शराबबंदी कर दी गई। ये राज्य कौन सा है? ये डिसीजन लिया था पटना हाई कोर्ट ने। आंसर है बिहार। नीतीश कुमार ने शराब बंद कर रखी है बिहार में, उसको कैंसिल कर दिया था पटना हाई कोर्ट ने, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन वापस ले लिया, और उसके बाद नीतीश कुमार ने दोबारा शराबबंदी कर दी, और इस बार इसको और ज़्यादा सख्त कानून के साथ किया है। 30 सितंबर को नासा ने, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा ने पहला गामा रे बाइनरी देखा
हमारी नेबर गैलेक्सी के अंदर, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको बोलते हैं मिल्की वे, इसे हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। एक बात और याद रखिए, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास जो गैलेक्सी है उसे बोलते हैं एंड्रोमेडा। तो हमारी एक नेबर गैलेक्सी में सबसे पहला गामा रे बाइनरी नासा ने देखा। कौन सा गामा रे टेलीस्कोप इसके लिए यूज़ किया गया? ये क्वेश्चन है विज्ञान और तकनीक से, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि जो नासा ने गामा रे टेलीस्कोप यूज़ किया वो कौन सा था। इस टेलीस्कोप का नाम था फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप। आंसर है ए, फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप। अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, फर्मी किस चीज़ को नापने की यूनिट है? फर्मी से हम क्या नापते हैं? किस चीज़ को नापने की इकाई है फर्मी? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने BSS माइक्रो फाइनेंस नाम की कंपनी खरीद ली है? BSS माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है ये कौन से बैंक ने खरीद ली है? इसमें 99.5% इक्विटी शेयर खरीद लिए हैं BSS माइक्रो फाइनेंस के। ये डिसीजन लिया कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 140 करोड़ रुपए में ये कंपनी खरीद ली। इनमें से कौन सा देश है जिसने सार्क समिट को पोस्टपोन कर दिया है? हमारे जो फैकल्टी हैं रोहित दास, उन्होंने बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है सार्क समिट के ऊपर, आप उसे देख सकते हैं, इंग्लिश भाषा में वो उपलब्ध है। सार्क समिट में बहुत सारे देशों ने जाने से मना कर दिया। सार्क के अंदर 8 कंट्रीज आते हैं। भारत का साथ दिया 4 और देशों ने, यानी 5 देशों ने मना कर दिया कि हम सार्क समिट अटेंड नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर। इस्लामाबाद में होने वाली थी सार्क समिट, आंसर है पाकिस्तान। इसने पोस्टपोन इसे कर दिया है और बहुत जल्दी अनाउंस करेगा कि इसको कैंसिल कर दिया जाए। इनमें से 30 सितंबर को कौन सा देश है जिसने अपना पहला जीका वायरस का केस कंफर्म किया? इस देश में पहला ऐसा पीड़ित, ऐसा पेशेंट जिसको जीका रोग है, जीका वायरस का रोग है, तो ये एक देश कौन सा है? ये देश है थाईलैंड। सरप्राइजिंग बट यस, एशिया के अंदर भी जीका वायरस के केस देखे जा रहे हैं। जीका वायरस जो है ये भी उसी मच्छर को काटने से फैलता है जिससे डेंगू फैलता है। इस मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी नाम का मच्छर है जो जीका वायरस को लेकर उड़ता है। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर्नाटक को कि वो तमिलनाडु को पानी दे। कितना पानी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को देने को कहा कर्नाटक को 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक, यानी जो पहला हफ्ता है अक्टूबर का, उसमें कितना पानी कर्नाटक को ये फोर्स किया गया कि वो तमिलनाडु को दे? ये पानी है 6000 क्यूसेक। तमिलनाडु में जो सरकार है वो है जयललिता की। जयललिता मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु की। इनकी पार्टी का नाम है AIADMK, यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा कझागम। और कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की और इनके मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। 30 सितंबर को इनमें से साइंटिस्ट ने इनमें से डिजीज़ के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन लॉन्च की, उसकी नई जनरेशन वैक्सीन लॉन्च की जो इस डिजीज़ से लोगों को बचाएगी, जिससे हज़ारों लाखों लोगों की जान बच सकती है। आपको बताना है कौन से डिजीज़ के लिए, कौन सी बीमारी के लिए साइंटिस्ट ने एक नई जनरेशन वैक्सीन बनाई है। इस डिजीज़ का नाम है फ्लू। फ्लू को बोलते हैं इन्फ्लुएंज़ा। जो आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है वो फ्लू होता है, तो इन्फ्लुएंज़ा भी बोलते हैं इसे। इन्फ्लुएंज़ा वैसे कई तरह का होता है, जैसे वायरस से हो सकता है वायरल इन्फ्लुएंज़ा, जैसे एवियन इन्फ्लुएंज़ा यानी पक्षियों से हो सकता है, बर्ड फ्लू जिसे बोलते हैं। तो कई तरह का फ्लू देखा जाता है, स्वाइन फ्लू भी होता है। इनमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन कौन है जिन्हें अभी अभी एक्सटेंशन दे दी गई है, यानी जो इनका कार्यभार है उसकी जो एक्सटेंशन है उन्हें दे दी गई है? इनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। इन एक्सटेंशन क्यों मिला है? इसलिए मिला है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्जर हो रहा है, SBI मर्जर। इसके अंदर टोटल 6 बैंक मिलेंगे, भारतीय महिला बैंक और 5 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट बैंक। तो ये इन्हीं की अध्यक्षता में होना चाहिए, इसके लिए इन्हें ये एक्सटेंशन ग्रांट किया गया है। अरुंधति भट्टाचार्य। इनमें से कौन सी ऐसी मुद्रा है, कौन सी ऐसी करेंसी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी एलीट ग्रुप ऑफ करेंसी, रिजर्व करेंसी के अंदर शुमार किया है? एलीट ग्रुप ऑफ रिजर्व करेंसी के अंदर इनमें से कौन सी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंक्लूड किया है? ये मुद्रा कौन सी है? ये मुद्रा है चाइना की युआन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चाइना की जो करेंसी है आपको ऑप्शन में या तो युआन मिलेगा या मिलेगा रेगमिनबी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, या तो मिलेगा युआन या मिलेगा रेगमिनबी। दूसरी बात, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है
और साथ में अगर मैं वर्ल्ड बैंक भी ले लूँ, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ब्रेटन वुड्स ट्विंस। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, इन्हें क्यों बोलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों का हेडक्वार्टर है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। एक बात और, अगर मैं लिखूं करेंसी येन, तो येन और युआन में कंफ्यूज नहीं होना है। येन करेंसी जापान की है और युआन करेंसी चाइना की है। एक और करेंसी है जिसको बोलते हैं वन। वन करेंसी है कोरिया की। तो नाम मिलते जुलते हैं इसलिए मैं आपको सावधान कर देता हूँ। युआन चाइना की, येन जापान की और वन करेंसी है कोरिया की। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों में चलती है वन। इनमें से बाहुबली पिक्चर के स्टार हैं जिनका नाम है प्रभास। प्रभास का मोम का बना हुआ पुतला यानी वैक्स फिगर स्टैचू बना मैडम टुसाओ के म्यूजियम के अंदर। ये कौन से वाले मैडम टुसाओ के म्यूजियम के अंदर बना? मैडम टुसाओ का जो म्यूजियम है बहुत सारे दुनिया के शहरों के अंदर है। इनमें से कहाँ पर लेकिन बाहुबली पिक्चर के स्टार प्रभास का स्टैचू लगाया गया है? ये स्टैचू लगाया गया मैडम टुसाओ बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। टफी। टफी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मेंढक था जिसके रैब्स फ्रिंज लिम्ड थे, यानी कि इसके जो पैर थे वो वेब्ड फीट थे, जिसे कहते हैं फ्रिंज रैब्स फ्रिंज लिम्ड ट्री फ्रॉग, जिसको कहते हैं टफी। ये मेंढक, इसकी पिक्चर यहाँ पे है, ये अभी अभी मर गया। ये बहुत फेमस मेंढक था। आपको बताना है कौन से बॉटनिकल गार्डन में या जूलॉजिकल गार्डन, कहाँ पर इस मेंढक की मृत्यु हुई। इस मेंढक की मृत्यु कहाँ पर हुई, ये मेंढक कहाँ रखा गया था, और ये मेंढक इसकी मृत्यु हुई अटलांटा बॉटनिकल गार्डन के अंदर। अमेरिका का गार्डन है अटलांटा। अटलांटा वही शहर है जहाँ पे 1996 के अंदर ओलंपिक खेल भी हुए थे। माउंट कोलिमा इनमें से कौन से देश के अंदर है? माउंट कोलिमा कौन से देश के अंदर है? और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी अभी बहुत ज़ोर से ये फटा। एक्चुअली माउंट कोलिमा एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। अभी अभी ये बहुत ज़ोर से फटा एक देश के अंदर, ये है मैक्सिको के अंदर। सो आंसर है मैक्सिको। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ओल्डर पर्सन के लिए ये इस डे को खुद मनाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का जनरल असेंबली। अक्टूबर 1 को हर साल मनाया जाता है, अक्टूबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से शहर की पुलिस है जिसने सीनियर सिटीजन्स, यानी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, मोबाइल ऐप लॉन्च की है सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिससे आपात में अगर इमरजेंसी कोई आ जाए तो वो सीधा पुलिस तक पहुंच सकते हैं। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जो ऐप है, ये कौन से राज्य की पुलिस ने या कौन से शहर की पुलिस ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने, और इसको लॉन्च किया दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ने, यानी वहाँ के लेफ्टिनेंट या लिeutenant गवर्नर है जिनका नाम है नजीब जंग। सो आंसर है दिल्ली। 2 अक्टूबर को मैंने आपको बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी होता है और महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी होता है। महात्मा गांधी जी का कौन सा जन्मदिवस इस बार मनाया गया? महात्मा गांधी जी का कौन सा जन्मदिवस इस बार मनाया गया? ये मनाया गया 147वां जन्मदिवस। 1 अक्टूबर को हमारा जो वित्त मंत्रालय है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसने डिसाइड किया कि वो इनमें से एक ऐसा सेक्टर है हमारा जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं आधारिक संरचना को, यानी कि भूमि का रूप व्यवस्था को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलेगा, इससे इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होगी। आपको बताना है कौन से सेक्टर को ये स्टेटस मिला। ये स्टेटस मिला स्पोर्ट्स को। तो आंसर है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी इंक्लूडेड अंडर द मास्टर लिस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर। हैवी वेट चैंपियन, बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियन टाइसन फ्यूरी, दो वर्ल्ड चैंपियन है ये, WBA और WBO दोनों टाइटल हैं टाइसन फ्यूरी के पास, लेकिन प्रतिबंधित दवाएं लेते हुए पकड़े गए। आपको बताना है ये कौन सी प्रतिबंधित दवाएं, कौन सा ड्रग लेते थे टाइसन फ्यूरी। इनको बैन भी कर दिया गया है। ये लेते थे कोकेन लेते हुए इन्हें पकड़ा एंटी डोपिंग एसोसिएशन ने, वॉलंटरी एंटी डोपिंग एसोसिएशन यानी VADA ने इन्हें पकड़ लिया। इनमें से वुहान ओपन डबल्स कैटेगरी के अंदर किसने जीता? वुहान ओपन, WUHAN, वुहान ओपन। बात हो रही है टेनिस की। वुहान ओपन जीता बेथनी मतेक सैंड और लूसी साफरोवा ने। तो आंसर है
2004। और इन्होंने हराया किसे? इन्होंने हराया सानिया मिर्जा और बारबरा स्ट्राइकोवा को, वुहान ओपन। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वुहान ओपन एक तो आपको ये याद रखना है कि टेनिस के लिए है, और दूसरा सानिया मिर्जा और बारबरा स्ट्राइकोवा इसके अंदर हार गई। किससे हारी? बेथनी मैथक्सैंड और लूसी सफरोवा से। इनमें से सिंगल्स के अंदर वुहान ओपन किसने जीता? 2016 सिंगल्स, अगेन बात टेनिस की हो रही है, ये जीता पेट्रा क्विटोवा ने, पेट्रा क्विटोवा। इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने स्कावा कॉमर्स को लॉन्च किया है? ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है स्कावा कॉमर्स, इसको लॉन्च किया है इन्फोसिस ने। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक स्पेशल फाइनेंस की स्कीम निकाली है जिसका नाम है होप लोन्स? होप लोन्स ये किसने शुरू किया है? ये स्पेशल फाइनेंसिंग स्कीम है, ये शुरू की है भारत के सबसे बड़े बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो कस्टमर्स हैं काफ़ी कम दर पे लोन्स अवेलेबल कर सकते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी को अवार्ड मिला है बेस्ट एक्सचेंज ऑफ द ईयर इन बुलियन इंडस्ट्री? बुलियन इंडस्ट्री में इनमें से कौन सा इंडेक्स है, कौन सा एक्सचेंज है जिसे बेस्ट एक्सचेंज ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? ये अवार्ड इन्हें मिला नोवे इंटरनेशनल गोल्ड समिट और एक्सीलेंस अवार्ड्स के अंदर। ये अवार्ड मिला मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को, MCX। याद रखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पहला ऐसा एक्सचेंज था जो IPO जिसने लिया था, और दूसरा कमोडिटी एक्सचेंज या दूसरा एक्सचेंज जिसने IPO के लिए फाइल किया है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इनमें से कौन सा देश है जिसने एक फार्क गुरिल्लाज के साथ हो रही जंग, जो 52 साल से जंग चल रही है फार्क गुरिल्लाज के साथ, उनके साथ एक शांति वार्ता को रिजेक्ट कर दिया है? इनमें से कौन से देश ने एक शांति वार्ता के लिए जो डील थी, प्रपोज की गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया है फार्क गुरिल्लाज के साथ? ये देश है कोलंबिया। आंसर इज कोलंबिया। कोलंबिया एक दक्षिण अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी है बोगोटा। एक इम्पॉर्टेंट शहर और है कोलंबिया में जिसका नाम है मेडेइन, जहाँ से मशहूर ड्रग्स बैरॉन पाब्लो एस्कोबार बिलोंग करता था। सो आंसर इज कोलंबिया। इनमें से कौन से देश की NGO ने UN क्लाइमेट अवार्ड जीता है? UN क्लाइमेट अवार्ड कौन से देश की NGO ने जीता है? ये एक भारत की NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है स्वयं शिक्षण प्रयोग। मैं लिख देता हूं नाम, स्वयं शिक्षण प्रयोग। इन्हें मिला है UN क्लाइमेट अवार्ड। सो आंसर इज इंडिया। मोहम्मद बिन जायद अल नायन, ये नाम अपनी बिल्कुल याद कर लीजिए, थोड़ा सा कठोर है याद रखना, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये 26 जनवरी के दिन हमारे चीफ गेस्ट होंगे। 26 जनवरी के दिन कोई पूछे हमारे चीफ गेस्ट कौन, तो आंसर है मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। ये कौन से देश के क्राउन प्रिंस हैं? ये देश है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो आंसर इज फोर्थ। इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं जिन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बना ली है जिसका नाम है स्वराज इंडिया? स्वराज इंडिया नाम की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पार्टी के निकाले हुए लीडर्स ने बना ली है? तो ये पार्टी बनाई है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने, आम आदमी पार्टी के निकाले हुए नेता हैं। ये पार्टी का नाम है स्वराज इंडिया। एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है भारत की, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ये सिर्फ स्टेट पार्टी थी, अभी इसको दर्जा दिया है नेशनल पार्टी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। वो पार्टी कौन सी है जो पहले स्टेट पार्टी थी, अब उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है? ये तीसरा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी ऐसी फिल्म है जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के अंदर? स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? इस फिल्म का नाम है मुर्गा, और इस फिल्म को बनाया है डायरेक्टर जिनका नाम है कात्यायन शिवपुरी। तो बस आपसे यही पूछेंगे, इतनी ही डिटेल काफ़ी है। पिक्चर का नाम है मुर्गा और डायरेक्टर का नाम है कात्यायन शिवपुरी। इसे अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म का स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के अंदर। कौन से राज्य के, भारत देश के कौन से राज्य के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के मिनिस्टर हैं जिनको ग्लोबल चैंपियन ऑफ डिजिटल लिटरेसी अवार्ड मिला है सर्टिपोर्ट द्वारा?
सर्टिपोर्ट द्वारा ग्लोबल चैंपियन ऑफ डिजिटल लिटरेसी अवार्ड कौन से राज्य के आईटी मिनिस्टर को मिला है? ये अवार्ड मिला है तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर मिस्टर राव को। सो आंसर है तेलंगाना, और इनका नाम है केटी राव। केटी राव वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बेटे हैं। इनमें से 2 अक्टूबर को कौन से देश ने पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया, उसको मंजूरी दे दी, उसको अपना लिया? ये देश है भारत। भारत चौथे नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। शुरू के 2 देश हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, अमेरिका और चाइना, टोटल मिलके फैलाते हैं 38%। तीसरे नंबर पे है रशिया लगभग 7%, और चौथे नंबर पे है भारत लगभग 4%। तो अमेरिका और चाइना ने इसे अपना लिया था अभी अभी रिसेंटली, तो अब प्रेशर था दूसरे देशों के ऊपर। सो आंसर है इंडिया। भारत ने इसे मंजूरी दे दी 2 अक्टूबर को। पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर भी हमारा बहुत ही अच्छा वीडियो प्रशांत धवन ने अपलोड किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, उसे आप देख सकते हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने 2 अक्टूबर को शराबबंदी जो हुई थी उसे दोबारा लागू कर दिया? क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने इसको क्वेश कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपना डिसीजन वापस ले लिया, तो दोबारा लागू किया 2 अक्टूबर को। ये राज्य है बिहार। इतना ही नहीं, इस कानून को और भी ज़्यादा पुख्ता बनाया गया है। इनमें से जो एशियन बीच गेम्स अभी अभी हुए दनंग वियतनाम के अंदर, तो एक अपने आप में ये सवाल है कि 2016 के एशियन बीच गेम्स कहाँ हुए? आंसर है दनंग वियतनाम। इसमें सिल्वर मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? सिल्वर मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? इनका नाम है दीपा गवाले। दीपा गवाले। 2016 का कोरिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट कौन से खिलाड़ी ने जीता? कौन से इंडिया भारत के गोल्फ खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीता 2016 कोरिया ओपन? इनका नाम है गगनजीत भुल्लर। गगनजीत भुल्लर। फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी कौन सी है इनमें से जिसने ऐसे कानून प्रपोज किए हैं जिससे जो इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज टेक्नोलॉजी फंड्स के अंदर वो आसान की जा सकती है? तो ये जो कानून है नए, कौन सी फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी ने प्रपोज किए हैं, ये आपको बताना है। ये प्रपोज किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सो आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से राज्य ने एक नई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च करी है? न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी। खासकर इस राज्य में कृषि क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को पुख्ता करने के लिए, जिससे गांव के अंदर रोजगार बढ़ाए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कदम है, ये उठाया है मिजोरम की सरकार ने। सो आंसर है मिजोरम। मिजोरम ने लॉन्च की है एक नई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी। इनमें से मिंत्रा कंपनी ने, जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है मिंत्रा का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? मिंत्रा का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये एक फैशन की कंपनी है मिंत्रा, ऑनलाइन फैशन पोर्टल है, इन्होंने बनाया है मिस्टर दीपंजन बासु को अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इनमें से जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए सीईओ होंगे परवेज़ अहमद। सिर्फ नाम याद रखना है, परवेज़ अहमद। इनमें से किस व्यक्ति को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन होंगे? इनका नाम है राजीव शर्मा। राजीव शर्मा। इससे पहले थे मिस्टर एम के गोयल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड बनाया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बनाया है, और आपको ये बताना है इसके चेयरमैन है मिस्टर एम एस साहू। लेकिन इसमें कितने मेंबर होंगे इस बोर्ड के अंदर, टोटल मेंबर कितने होंगे, ये आपको बताना है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के अंदर टोटल मेंबर होंगे 4 मेंबर्स। 2016 के लिए नोबेल प्राइज किसने जीता फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए? याद रखिए, नोबेल प्राइज का नाम नोबेल रखा अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। अल्फ्रेड नोबेल बहुत ही बड़े स्वीडन के साइंटिस्ट थे, इसीलिए अगर क्वेश्चन आए कि नोबेल प्राइज कौन देता है, स्वीडन की सरकार देती है। लेकिन एक नोबेल प्राइज ऐसा है जो नॉर्वे की सरकार देती है, जो कि है पीस प्राइज। यानी जो नोबेल प्राइज है वो कई सारे होते हैं, जैसे फिजियोलॉजी, मेडिसिन, या शांति के लिए मिलता है, लिटरेचर के लिए मिलता है, लेकिन जो शांति के लिए मिलता है वो देती है नॉर्वे की सरकार, और बाकी सारे देती है स्वीडन की सरकार। मेडिसिन के लिए किसे मिला है? जापान के मशहूर साइंटिस्ट योशिनोरी ओहोशुमी को मिला है नोबेल प्राइज। योशिनोरी ओहोशुमी। अगला सवाल, इनमें से कौन से देश ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है कीरोबो मिनी?
किरोबो मिनी नाम का रोबोट कौन से देश ने मैन्युफैक्चर किया है, इसका निर्माण कौन से देश ने किया है? ये एक बहुत ही छोटा रोबोट है, सिर्फ हमारे हाथ के साइज़ जितना। इसको बनाया है जापान में टोयोटा कंपनी ने। गाड़ियों की नंबर 1 कंपनी दुनिया की है टोयोटा, जापान। सो आंसर इज जापान। इनमें से कौन से देश ने अमेरिका के साथ एक जो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम जिससे न्यूक्लियर वेपन्स भी बन सकते हैं प्लूटोनियम से, तो वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम को डिस्पोज करने का एग्रीमेंट था। यानी ये देश, इस देश ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक डील की हुई थी कि हम प्लूटोनियम को डिस्पोज कर देंगे, उसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया है। और ये ख़त्म इसलिए किया है, इन दोनों के देशों के बीच में जो दुश्मनी बढ़ती जा रही है सीरिया वॉर को लेकर। या तो अमेरिका के सामने ये ऑप्शन है कि वो अलेप्पो के अंदर अपनी जो हार है उसे कबूल कर ले, क्योंकि वो वहाँ के जो असाद हैं, वहाँ के हेड ऑफ स्टेट, उनको जो डिसलॉज करने की स्ट्रेटेजी है यूएस की, वो पुतिन ने ख़त्म कर दी है, क्योंकि उन्होंने असाद को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया सीरिया वॉर के अंदर। तो काफ़ी समय से सीरिया वॉर चल रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है और रशिया इसमें अमेरिका को नहीं जीतने दे रहा है। तो आंसर है रशिया। रशिया ने अमेरिका के साथ ये डील कैंसिल कर दी। इतना ही नहीं, अभी लेटेस्ट न्यूज़ आपको बताता हूँ, सीरिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर रशिया ने बहुत ही ताकतवर मिसाइल्स और समुद्री जहाज भी वहाँ पे रख दिए हैं, जिससे अमेरिका सीरिया पे अटैक ना कर पाए। इनमें से एक सैंपल रिट्रीविंग रोबोट को डिज़ाइन करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ने लगभग $7.5 लाख का एक प्राइज़ जीता है नासा से? नासा ने कौन से यूनिवर्सिटी को, कौन से कॉलेज को सम्मानित किया है सैंपल रिट्रीविंग रोबोट को डिज़ाइन बनाने के लिए? इसका डिज़ाइन अप्रूव किया खुद नासा ने। ये यूनिवर्सिटी है वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड स्पेस वीक, वर्ल्ड स्पेस वीक सबसे पहली बार कब मनाया गया दुनिया में? वर्ल्ड स्पेस वीक सबसे पहली बार कब मनाया गया? ये मनाया गया 1999 में। 1999 में अंतरिक्ष में जो वॉयज होती है, जो यात्रा होती है, उसको सम्मानित करने के लिए, 2 ऐसी यात्राओं को सम्मानित करने के लिए ये मनाया गया था। एक थी स्पुतनिक 1 जो 4 अक्टूबर 1957 को हुई थी, और दूसरी थी 10 अक्टूबर 1967 को। सो ये आपको याद रखना है, 1999। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो $2 से भी कम हर दिन जीतते हैं? 2013 में कितने थे? 2013 में ऐसे कितने लोग थे पूरी दुनिया में जो लेस देन $2 अ डे जिनको अपना गुजारा करना पड़ा? एक्सट्रीम पॉवर्टी ये थे। इनका जो नंबर है ये कम हुआ है, पहले थे 881 मिलियन और अब इनका नंबर 2013 में रहा 767 मिलियन, 767। अगला सवाल, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैबिटेट डे, याद रखिए जो सबसे पहला वर्ल्ड हैबिटेट डे था वो था मनाया गया 1986 के अंदर, और अक्टूबर के पहले मंडे के दिन मनाया जाता है। तो अक्टूबर का पहला मंडे इस बार आया 3 अक्टूबर को। सो आंसर है 2016 में मनाया गया 3 अक्टूबर को। जवाहर सरकार, इन्होंने कौन सी कंपनी, कौन सी भारतीय मीडिया कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद से अभी अभी इस्तीफा दिया है? जवाहर सरकार कौन सी बहुत बड़ी इंडियन मीडिया कंपनी के सीईओ थे, इन्होंने इस्तीफा दिया है? ये सरकारी मीडिया कंपनी प्रसार भारती, दूरदर्शन प्रसार भारती के सीईओ थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिस्क ट्रांसफर एग्रीमेंट कौन से देश की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ साइन किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपाइंस की राजधानी मनीला में, आपको बताना है इन्होंने कौन से देश की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? ये एक रिस्क ट्रांसफर एग्रीमेंट है जो इन्होंने साइन किया है स्वीडन की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। केंद्र सरकार ने एक प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। वो प्रपोजल ये था कि हर वो कंपनी जिसके अंदर कितने वर्कर हैं उससे ज़्यादा हैं तो उसे ईपीएफओ के अंदर लाया जाए। तो ये 10 वर्कर हैं। ये प्रपोजल था कि 10 वर्कर से ज़्यादा जिस कंपनी के अंदर हैं उसे ईपीएफओ के अंदर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपलसरी लाया जाए। इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है केंद्र सरकार ने। तो आंसर है 10 और मोर वर्कर्स। आरबीएल बैंक ने उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कितना % स्टेक खरीदा है? आरबीएल बैंक ने उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस में कितना % स्टेक खरीदा है? इन्होंने खरीदा है 10%। एकदम प्रिसाइज आंसर चाहिए तो 9.99%। इनमें से वो कौन सी स्कीम है जो लॉन्च करी है सरकार ने, जिससे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको सरल बनाया जाएगा, सिंप्लीफाई करा जाएगा,
जिससे जो बिजनेस करने में आसानी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम इंप्रूव कर सकें। इसके लिए ये स्कीम लॉन्च करी है सरकार ने, जिसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड प्रोसेसेस को सरल बनाया जाएगा। इस स्कीम का नाम क्या रखा है आपको ये बताना है। इसका नाम रखा है स्पाइस। स्पाइस इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, यानी स्पाइस। एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को कितना पैसा देगा जिससे हम ऐसे एनर्जी एफिशिएंट होम और स्ट्रीट लाइट लगा सकें और साथ में वाटर पंप लगा सकें। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को कितना लोन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें $200 मिलियन का लोन देगा, $200 मिलियन लोन। इनमें से किस व्यक्ति को रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस ने अपना CEO अपॉइंट किया है? अगेन क्वेश्चन फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स। इनका नाम है आशीष वोहरा। आशीष वोहरा। रिलायंस भारत 36 रफाल जेट खरीद रहा है। हमने रफाल जेट पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाया है। तो भारत 36 रफाल जेट खरीद रहा है। इस कंपनी के साथ लगभग हमारी 58,000 करोड़ की डील हुई है और इसमें से 50% पैसा इस कंपनी को भारत के अंदर लगाना है, यानी 50% ऑफसेट क्लॉज है। तो ये जो आधा पैसा ये कंपनी भारत में दोबारा लगाएगी, इसके लिए इस कंपनी ने भारत की किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी उस आधे पैसे को भारत के अंदर लगाने में ये कौन सी भारत की कंपनी इस कंपनी के साथ इसकी मदद करेगी, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो भारत की वो कंपनी है रिलायंस, और जिस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो है डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन वो कंपनी है जो रफाल जेट बनाती है। 3 अक्टूबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय बैंक बना। इनमें से कौन सी कंट्री में ब्रांच खोली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये अपनी 54th फॉरेन ब्रांच खोली है और अपनी पहली ब्रांच खोली म्यांमार में। ये कोई भी भारतीय ऐसा पहला बैंक है जिसने म्यांमार में अपनी ब्रांच खोली है। अगला सवाल, 2016 का फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज किस साइंटिस्ट को दिया गया? 2016 नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए किसे मिला है? ये 3 साइंटिस्ट को मिला है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में ये फिजिसिस्ट हैं। इनका नाम है डेविड थुलेस, डंकन हेल्डेन और माइकल कोसरलिट्स। तो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? किसे चुना गया है एस्टोनिया का नया राष्ट्रपति? इनका नाम है कर्स्टी कलजुलैद। कर्स्टी कलजुलैद। 5 अक्टूबर को इनमें से कौन से देश ने अपना जो इमरजेंसी कानून है उसको रद्द किया? द इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1950 को रद्द किया। ये देश कौन सा है? ये देश है म्यांमार। सो आंसर है म्यांमार। इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पेरिस क्लाइमेट डील को, जो पेरिस समझौता है, एग्रीमेंट है, उसे अपना मंजूरी दे दी, रेटिफाई कर दिया? कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे किया है? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूरोपियन यूनियन। सो आंसर है यूरोपियन यूनियन। यूसुफ अरक्कल, इनका अभी निधन हो गया 4 अक्टूबर को। ये मशहूर क्या थे? यूसुफ अरक्कल, केरल में इनका जन्म हुआ था और ये एक आर्टिस्ट थे। सो आंसर है आर्टिस्ट। और इनको कई सारे पुरस्कार मिले थे, जैसे नेशनल अवार्ड तक इन्हें मिला हुआ 1983 के अंदर, और राजा रवि वर्मा पुरस्कार मिला था 2013 के अंदर। 4 अक्टूबर को कौन से देश के प्रधानमंत्री भारत आए नई दिल्ली 3 दिवसीय यात्रा पे? याद रखिए 3 अक्टूबर को आए थे सिंगापुर के प्रधानमंत्री, और 4 अक्टूबर को कौन से देश के प्रधानमंत्री आए? सो ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत दौरे पे। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है ये आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। ये आज का चौथा सवाल है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? भारतीय फिल्म निर्माता, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं, एलिफेंट रिसर्चर हैं। इन्हें मिला है फ्रांस का बहुत ही उच्च नागरिक सम्मान, जिसे बोलते हैं शेवालिए द लॉर्ड नेशनल दू मेरिट, यानी नाइट इन द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड फ्रांस की सरकार द्वारा किस मशहूर व्यक्तित्व को दिया गया है जो फिल्म निर्माता भी हैं, ये खासकर वाइल्ड लाइफ फिल्में बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं, एलिफेंट रिसर्चर हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रजना चोटा। प्रजना चोटा। वो कौन से मिनिस्टर हैं भारत के जिन्होंने अभी लॉन्च किया है इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम? इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है हमारे यातायात और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। ये मैनेजमेंट सिस्टम हमारे जितने भी पुल हैं उनकी सुरक्षा करने में सहायक होगा।
वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जो अभी अभी राज्यसभा के लिए जिनका नामांकन हुआ है, जिनको नॉमिनेट किया है राज्यसभा के लिए? ये एक्ट्रेस और बीजेपी की लीडर रूपा गांगुली। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। रूपा गांगुली। सो ये इन्हें नॉमिनेट इसलिए किया गया क्योंकि जो नवजोत सिद्धू थे, राज्यसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के एमपी थे, उन्होंने, नवजोत सिद्धू ने बीजेपी छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बना ली, आवाज़े पंजाब, और उनकी जो सीट खाली हो गई थी उसकी जगह आई है रूपा गांगुली। इनमें से वो कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका ड्रग लेने के कारण जो बैन था वो 2 साल का था, अब उसे कम कर दिया है, 15 महीने अब कर दिया है, यानी इसे 9 महीने कम कर दिया गया है। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं, ये टेनिस खिलाड़ी कौन सी हैं? इनका नाम है मारिया शारापोवा, रशियन टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ कितने % प्रोजेक्ट किया है 2016 और 2017 के लिए? यानी 2016 फिस्कल और 2017 फिस्कल के लिए हमारा जो जीडीपी है वो कितने % ग्रो करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी हमारी? इन्होंने अपना जो प्रोजेक्शन है ये बढ़ा दिया है, अब कर दिया है 7.6%। लेकिन याद रखिए जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो IMF है उसके हिसाब से 3.1% होगी 2016 में, और 2017 में होगी 3.4%। तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी 3.1% 2016 में, और 2017 में होगी 3.4%। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस के हिसाब से ये लेटेस्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, भारत का जीडीपी कितने % ग्रो करेगा 2017 में? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, इसके हिसाब से भारत का जीडीपी ग्रो करेगा 7.6% 2016 में, और 2017 में अगर पूछा है तो 7.7%। सो आंसर इसका 7.7%, क्योंकि 2017 में पूछा है। तो आप जानते हैं उर्जित पटेल जो पहले जो हमारे नए गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी दी 4 अक्टूबर को, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है जिसमें 6 मेंबर होंगे, आप जानते ही हैं, 3 सरकार की तरफ से, 3 RBI की तरफ से। और इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि रेपो रेट को कम कर दिया जाए, क्योंकि त्योहारों का सीज़न आ रहा है तो मार्केट में पैसा ज़्यादा होना चाहिए जिससे लोग शॉपिंग करें, खरीदारी करें और ग्रोथ ज़्यादा हो, इसलिए रेपो रेट को कम कर दिया गया, रीपर्चेज रेट को कम कर दिया गया। कितने बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया? सो रेपो रेट जो नई रखी गई है वो 25 बेसिस पॉइंट कम कर दी। सो 25 बेसिस पॉइंट कम कर दी, पहले थे 6.5%, अब है 6.25%। केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला है? केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला है? केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला है जॉन पियर सोवाज को, जे फ्रेजर स्टोडार्ट को और बर्नैड फेरिंगा को। साल में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है वो नाम याद रखना होता है हमेशा साइंटिस्ट्स का, खासकर नोबेल प्राइज़ वालों का। जॉन पियर सोवाज हैं फ्रांस के, और जे फ्रेजर स्टोडार्ट हैं ब्रिटेन के, और बर्नैड फेरिंगा हैं डच यानी नेदरलैंड के। तो तीनों का देश भी अलग है, तो तीनों के देश भी आपको याद करने पड़ेंगे, और ये इनमें कोई चॉइस नहीं है, आपको सिर्फ नाम रट्टा लगाना पड़ेगा। इनमें से कौन सा ऐसा चक्रवात है जो दक्षिण कोरिया को हिट करा 5 अक्टूबर को? दक्षिण कोरिया को हिट किसने किया, कौन से टाइफून ने किया? इसका नाम है छाबा। आंसर इज छाबा। और ये वही टाइफून है जो जापान में भी गया। तो छाबा जापान और दक्षिण कोरिया दोनों। केंद्र सरकार एक HIV बिल के अंदर संशोधन कर रही है। आपको यह बताना है भारत में कितने लोग हैं जो HIV से पीड़ित हैं, HIV पॉजिटिव हैं। कितने भारत में ऐसे लोग हैं जो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से पीड़ित हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको एड्स है। एड्स हम बोलते हैं लास्ट स्टेज को, एकदम एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को। HIV पॉजिटिव भारत में कितने लाख लोग हैं अप्रोक्सीमेट? इनका नंबर है 21 लाख, 21 लाख। एक बुक लॉन्च हुई है अभी अभी, मोदीज मीडास टच इन फॉरेन पॉलिसी, यानी मोदी की जो विदेशी नीति है वो काफ़ी अच्छी है इस बुक के हिसाब से। इस किताब का विमोचन अभी अभी किया गया। आपको बताना है ये किताब किसने लिखी है, किसने लिखी है ये किताब मोदीज मीडास टच इन फॉरेन पॉलिसी। इसको लिखा है सुरेंद्र कुमार ने, जो हमारे पूर्व राजदूत हैं, भारत के पूर्व एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार। भारत की लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-18, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च इसे किया गया ये आपको बताना है। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया हैवी ड्यूटी रॉकेट ऑफ अर्लेन स्पेस ने फ्रॉम द स्पेस पोर्ट ऑफ कुरू इन फ्रेंच गिनी। सो आंसर है फ्रेंच गिनी। इसे गायना भी बोलते हैं या गिनी भी बोलते हैं, और एग्जैक्ट लोकेशन है कुरू, KOUROU।
यूनाइटेड नेशंस ने एक डाक टिकट निकाली है, इनमें से कौन से भारतीय सिंगर को सम्मानित करने के लिए, कौन से भारतीय सिंगर को सम्मानित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक डाक टिकट निकाली है, एक पोस्टेज स्टैंप निकाली है। इनका नाम है MS सुब्बलक्ष्मी। वैसे ये बहुत सारी भाषाओं में गाती थी, लेकिन मुख्य तौर पे कर्नाटक की सिंगर थी, कन्नड़ भाषा की MS सुब्बलक्ष्मी। 2016 का कबड्डी वर्ल्ड कप जो भारत के अंदर हो रहा है, इससे कौन से देश को बैन कर दिया गया है? ये देश है पाकिस्तान, और रीज़न साफ है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो इस लायक अभी नहीं है कि इनमें कोई भी खेल खेला जाए। तो कबड्डी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हिस्सा नहीं लेगा, और जो नई टीम है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया इकोनॉमिक समिट भारत के कौन से शहर में अभी अभी आयोजित की गई? इंडिया इकोनॉमिक समिट, तो ये जो समिट है इसमें हिस्सा लिया श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी। ये समिट आयोजित की गई नई दिल्ली के अंदर। सो आंसर इज न्यू दिल्ली। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की, इनमें से फिक्की ने कौन सी बहुत बड़ी बहुचर्चित बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ एक टाई अप किया है, कोलैबोरेशन किया है मिलेनियम अलायंस इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए? MAI यानी मिलेनियम अलायंस इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए फिक्की ने कौन सी कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ये कंपनी है फेसबुक। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी जिसका नाम है विव, इसे खरीद लिया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है विव, इसे खरीदा है कौन सी कंपनी ने? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये खरीदा है दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नियुक्त किया गया है मिस्टर सुशील चंद्र को। डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये थे सबसे अच्छे, सबसे हाई क्वालिटी 133 क्वेश्चन सिर्फ 7 दिनों से, और इन सब क्वेश्चंस के PDF उपलब्ध है हमारी वेबसाइट studiiq.in पर। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज पर भी एक गूगल ड्राइव का लिंक अवेलेबल है, जहां पे जनवरी से लेके अक्टूबर के सारे PDF आपको उपलब्ध होंगे। इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइए, शेयर कीजिए। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहां पर आपको इतने कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन और एडिशनल पॉइंट्स के साथ, और अब आपके लिए इनके PDF भी उपलब्ध कराए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।